टोरिसो के बारे में मालूमात हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई और मैं तैयारियां करके चल पड़ा। तवील ड्राइविंग पुरलुत्फ़ रही थी, लेकिन यहाँ ज़िंदगी डल थी। लोगों में वो शौकी नहीं थी जो मुतवक्का थी। अलबत्ता रास्ते हसीन थे, जगह जगह साइन नज़र आते थे जो रास्तों की निशानदेही करते थे। लेकिन एक पॉइंट पर पहुंचकर जहां तीर का निशान एक जैली सड़क की तरफ इशारा करता था, एक दिलचस्प मुशाहिदा हुआ। तीर का यह निशान टूटा हुआ था और इसका नोक वाला हिस्सा सुर्ख था। ये समझदारों के लिए इशारा था। मैंने कार से नीचे उतरकर इसका जायजा लिया और अपने दिल में यह तसव्वुर कायम किया, लेकिन इसकी तस्दीक आगे चलकर हो गई। जैली सड़क पर कोई 1 किलोमीटर चला होऊंगा कि सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो ढीली पतलून और चुस्त वास्कट पहने दोनों हाथ उठाए खड़ा था। मैंने ब्रेकों पर दबाव डालना शुरू कर लिया और कार उसके करीब जाकर रोक दी। उसने सर से टोपी उतार कर गर्दन खम की और आगे बढ़कर उस सिमत पहुंच गया जहां मैं स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। फिर उसने मुझे खालिस अमेरिकन स्टाइल में हेलो कहा और मैं गर्दन टेढ़ी करके उसकी सूरत देखने लगा। टोरिसो में किसी से मुलाकात करने आए हो मास्टर? उसने सवाल किया। तुम टोरिसो के चौकीदार हो? मैंने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, बल्कि इंसानों का हमदर्द हूँ। यहाँ इस सिमत खेतों पर काम कर रहा था। दूर से तुम्हारी गाड़ी आते हुए देखी, भागता हुआ इस तरफ आ गया। देख लो, मेरा सांस भी फूल रहा है। मगर क्यों? सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। अगर तुम सरकारी नुमाइंदे हो और मिस्टर डैमल से मिलने आए हो या किसी और शख्स से, तब कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कुछ ज़रूरी मालूमात देना मेरे लिए लाजमी है। बेहतर यह होगा कि आबादी के किसी और हिस्से की सिमत ना निकलना। क्या तुमने रास्ते पर इशारा करने वाला टूटा हुआ तीर नहीं देखा? आहा, मैंने देखा था, मगर उसका आखिरी सिरा सुर्ख हो रहा था। समझने वालों के लिए इशारा है और ना समझने वालों के लिए मौत का निशान। मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम कोई सरकारी आदमी हो या फिर यूं ही इस तरफ निकल आए हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सवाल किया। ब्रूडी, जेम्स ब्रूडी। मिस्टर जेम्स ब्रूडी, और क्या कहना चाहते हैं आप? अरे, गोया तुमने मेरी बातों को अहमियत ही नहीं दी। मेरे ख्याल में आप एक इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हैं और आपने मुझे यहाँ बेमकसद रोककर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अगर मैं नीचे उतरकर आपकी मुरम्मत कर दूं तो कैसा रहेगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें इस हरकत से। जवाब में मैं तुम्हें गाली भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसका सिला तुम्हें अंदरूनी आबादी में पहुंचकर मिल जाएगा। मैं समझता हूं तुम्हारी यही ड्यूटी लगाई गई है कि तुम यहाँ आने वालों को खौफजदा कर दो या किसी को बदनाम। कौन है वो जिसके जरिए मुझे यहाँ दाखिल होकर नुकसान पहुंच सकता है? मैंने सवाल किया और मिस्टर ब्रूडी 2 कदम पीछे हटकर मुझे घूरने लगे। घूरते रहे और इसके बाद बगैर कुछ कहे सुने सड़क से उतरकर उस रास्ते की जानिब चल पड़े जो एक थोड़े से नाहमवार मैदान की शक्ल रखता था और उसमें ऊंचे नीचे गड्ढे और उभरे हुए पत्थर बिखरे हुए थे। और उसके बाद उसका इख्तिताम तैयार फसल पर हुआ था जो इंसानी कद से भी 1-2 फुट ऊंची ही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसे इस फसल में गायब होते देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन रफ्तार सुस्त रखी। मिस्टर ब्रूडी का इंतबाह मेरे ख्यालात की तस्दीक कर रहा था और मैंने टूटे हुए तीर और उसकी नोक पर बने हुए सुर्ख निशान से जो नतीजा अखज़ किया था वह मिस्टर ब्रूडी के अल्फाज से मुख्तलिफ नहीं था। बहरहाल दिलचस्प जगह थी और मिस्टर ब्रूडी की इस कोशिश से मेरी दिलचस्पियों में इजाफा हो गया। सड़क कुशादा और साफ सुथरी थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो किसी कदर गहराइयों में उतर गई और इसी वजह से इस जगह से टोरिसो के निशानात नजर नहीं आते थे। लेकिन जब मैं बुलंदी के इख्तिताम और गहराइयों के आगाज तक पहुंचा तो मैंने एक वसीओरीज लेकिन खूबसूरत बस्ती फैली हुई देखी। मकानात एक मखसूस तर्ज के थे और यकीनी तौर पर उन वेस्टर्न फिल्मों के से स्टाइल में बने हुए थे जो कभी मैंने देखी थीं और जहां की पुरस्कार और अनोखी कहानियां बहुत पसंद की जाती हैं। आबादी में दाखिल होने का एक मखसूस हिस्सा पिलाहट माइल भूरी ज़मीन, कितारों में बने हुए मकानात, खूबसूरत मोटेल्स और इसी स्टाइल की दुकानें वगैरह लोगों के लिबास में मुख्तलिफ नहीं थे। मेरी दिलचस्पियां जाग उठी, लेकिन अभी मैं उस दाखिली हिस्से के करीब नहीं पहुंचा था कि मैंने एक बड़ी सी वैन इस सिमत आते हुए देखी जो दाखिली हिस्से के पास रुक गई थी। उससे एक शख्स नीचे उतरा। यकीनी तौर पर एक वेस्टर्न फिल्म के मनाजिर चल रहे थे। नीचे उतरने वाला मोटा शख्स पुलिस की वर्दी में मलबूस था। उसके पीछे 2 चुस्त लिबास में मलबूस पुलिस वाले और भी थे। मोटे शख्स ने कोट की जेब से सिगार निकालकर उसका सिरा तोड़ा और कहानी मुकम्मल कर दी। बगैर जले हुए सिगार को वो अपने सुरख होंठों के दरमियान घुमा रहा था और वैन इस अंदाज में आ खड़ी हुई थी कि मुझे उसके नज़दीक पहुंचकर रुकना ही था। मेरी दिलचस्पियां मज़ीद बेदार हो गईं। तबीयत में जौलानी सी आ गई। आज मैं खुद इंग्लिश फिल्मों का एक किरदार बन गया था और मुझे अंदाज़ा था कि मेरा आइंदा कदम क्या होना चाहिए।
वैन के करीब पहुंचकर मैंने कार रोक दी और खिड़की से सर निकालकर उधर देखने लगा। मोटा पुलिस ऑफिसर शायद इस बात का मुंतजिर था कि मैं नीचे उतरकर उसके पास जाऊंगा, मगर मैं वहीं बैठा उसकी सूरत देखता रहा। तब वो वैन के करीब से हटकर मेरे पास पहुंचा और दोनों हाथ खिड़की पर रखते हुए बोला, कागजात। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। उस वक्त मैं ज़हनी तौर पर उसे मुतासिर करना चाहता था, चुनाचे मैंने शाने हिलाते हुए कहा, कागजात नहीं है मेरे पास। क्या मतलब? वही जो मैंने कहा। कौन हो तुम? मुकामी बाशिंदे नहीं मालूम होते? मुकामी बाशिंदा नहीं हूँ। टूरिस्ट? हाँ। टोरिसो आने का मशवरा किसने दिया था? किसी ने नहीं। जिंदगी से दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मैंने जवाब दिया और वह चौंक कर सीधा हो गया। फिर गुस्सीले लहजे में बोला, पुलिस से मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन यहाँ से कितने फासले पर है? मैंने सवाल किया। बहुत चरब जुबान बन रहे हो। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मेरे पीछे पीछे चले आओ। तुमने जुर्म किया है बगैर कागजात के यहाँ आकर। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैंने कहा और पुलिस ऑफिसर मुझे घूरता हुआ वैन की जानिब वापस मुड़ गया। वो दोनों अफराद वहीं वैन के पास मुस्ताद खड़े हुए थे जो उसके साथ नीचे उतरे थे। फिर वैन बर्क रफ्तारी से थोड़ी सी पीछे हटी और इसके बाद मिट्टी उड़ाती हुई घूमकर सीधी हो गई। मुझे रास्ता दिया गया और मैंने अपनी कार वैन के आगे निकाल ली। गालिबन वो इसलिए मेरे अकब में आना चाहता था कि कहीं मैं फरार ना हो जाऊं। सड़क सीधी ही जाती थी, इसलिए किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं थी। और फिर मैंने पुलिस स्टेशन की इमारत देखी जो उस सीधी सड़क के इख्तिताम पर थी और वहीं से बाकायदा आबादी शुरू हो जाती थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने कार रोकी और मेरे अकब में वैन भी रुक गई। मोटे पुलिस ऑफिसर ने मुझसे नीचे उतरने के लिए कहा और कुछ देर के बाद उसके ऑफिस में दाखिल हो गया। अपने बड़े से कमरे में पहुंचकर उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद घूमकर मेरे सामने आ बैठा। वो अपनी नीली चमकदार आंखों से मुझे घूर रहा था। फिर उसने कहा, बगैर कागजात के सफ़र करना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, और गैर कानूनी भी है। क्या तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए? मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा ऑफिसर, क्योंकि मैं टोरिसो की सियाहत करने आया हूँ। यही तो सबसे बड़ी हमाकत की है तुमने। टोरिसो की बजाय अगर मेरी मुलाकात तुमसे किसी और आबादी में हुई होती तो एक गैर मुल्की मेहमान समझकर मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर देता। लेकिन क्या तुम्हारे पास कागजात सिरे से ही नहीं हैं या पनामा में अपने होटल में छोड़ दिए हैं? हकीकत यही है कि मैं इत्तफाकिया तौर पर यहाँ निकला हूँ। ये कार भी मैंने आर्जी तौर पर ख़रीदी है ताकि पनामा के अतराफ़ की सियाहत कर सकूँ। अगर मुझे मालूम होता कि किसी आबादी में दाखिल होने के लिए कागजात, पासपोर्ट वगैरह साथ लिए फिरना ज़रूरी होता है तो मैं यकीनन उन्हें गाड़ी की डिग्गी में रख लेता। बहुत से ममालिक में लोग इस बात की परवाह नहीं करते, लेकिन हम खुसूसी तौर पर हर शख्स से बाखबर रहना चाहते हैं। और फिर बात टोरिसो की हो तब तो ओहो, शायद तुम्हारी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से नहीं हुई जिससे तुम टोरिसो के बारे में मालूमात हासिल कर लेते। हुई थी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। किससे? जिसने आपको यहाँ मेरी आमद की इत्तला दी, यानी मिस्टर बोर्डी। वो बेख्तियार बोला और फिर फौरन ही चौंक कर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह जगह वाकई बहुत ख़तरनाक है, बेहतर है यहीं से वापस लौट जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर टोरिसो के मामलात में तुमने कोई मदाखलत की और तुम पर किसी किस्म की मुसीबत आ गई तो फिर जिम्मेदारी हम पर होगी, ख़ुसूसन एक गैर मुल्की सियाह की हैसियत से। हम पर तुम्हारी हिफाजत और निगरानी की जिम्मेदारी भी आयद होती है। हालांकि तुमने जुर्म किया है कि बगैर कागजात के घूमते फिर रहे हो। अच्छा, गाड़ी के कागजात हैं तुम्हारे पास? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जो मुझे यहाँ मुहैया किया गया है, और गाड़ी के दूसरे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हें यहाँ मुहैया कर दिया गया है? कैसे? आखिर कैसे? अब ये तमाम सवालात बेकार हैं मिस्टर। क्या कहकर मुखातिब करूँ मैं आपको? शायद मैं तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ। मेरा नाम डैमल है। डैमल? हाँ, सॉरी मिस्टर डैमल, बहुत सी बातें तफसील से बताने की नहीं होती। आप कागजात और लाइसेंस चेक कर सकते हैं, गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हुआ है। वापसी के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, ख़ास तौर से उस वक्त तक जब तक आप मुझे तफसील से ये नहीं बताएंगे कि मेरी वापसी क्यों ज़रूरी है। मिस्टर डैमल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिगार मुंह में लगाया। उसे अभी तक सुलगाया नहीं गया था। कुछ देर तक वो उसे मुंह के दायरे में घुमाते रहे, फिर उंगलियों में दबाकर बोले, फजूल सवालात का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। मेरा भी यही ख्याल है कि फजूल सवालात का कोई जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आपके ख्याल में ये एक अहमकाना सवाल नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ और सिर्फ आपकी हदायत पर यहाँ से वापसी का फैसला कर लूँ? मिस्टर डैमल ने हुर्राकर सिगार मुंह से निकाला और उसे मेज़ पर रख दिया। फिर बोले, तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैं भी फजूल बातें कर रहा हूँ? खैर, मैं ये नहीं कह सकता मिस्टर डैमल, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अभी टोरिसो से वापसी का कोई इरादा नहीं रखता। हालांकि मुझे यह हक हासिल है कि मैं तुम्हें कागजात ना होने की बिना पर यहाँ से निकाल दूँ।
लेकिन अजीब जिद्दी आदमी हो। चलो, अगर तुम टोरिसो का सरसरी निगाह से जायजा लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 आदमी मुहैया कर सकता हूँ जो तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे मुहाफिज की हैसियत से तुम्हारे साथ होंगे, और इसके बाद तुम टोरिसो के बाजारों का एक चक्कर लगाओगे और उसके बाद वापस उसी रास्ते से टोरिसो से निकल जाओगे। बिल्कुल नहीं मिस्टर डैमल, मैं तो टोरिसो में कई दिन तक क्याम का इरादा रखता हूँ और मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। वैसे क्या मैं ये जान सकता हूँ कि पनामा के कानून के मुताबिक क्या पनामा के किसी शहर में एक सयाह वहाँ से पुलिस इंचार्ज की इजाज़त के बगैर नहीं घूम सकता, जबकि वो बाकायदा पनामा हुकूमत की इजाज़त से आया हो? यहाँ से शहर वापस जाकर मैं अपनी एम्बेसी के ज़रिए सबसे पहले आपके इस रवैये के खिलाफ एहतजाज करूँगा और मिस्टर डैमल आपको इसकी इजाज़त देना होगी। मिस्टर डैमल यकीनी तौर पर एक बुज़दिल इंसान थे। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने एक बार फिर बेचारगी से सिगार उठाया और मुंह से लगा लिया। थोड़े ही फासले पर एक खूबसूरत लाइटर रखा हुआ था। मैंने अजराहे मजाक लाइटर उठाया और उसे रोशन करके मिस्टर डैमल के सिगार के आखिरी सिरे से लगा दिया और मिस्टर डैमल ने बगैर किसी झिझक के कश लेकर सिगार सुलगा लिया। फिर शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन फिर फौरन ही सिगार मुंह से निकाल कर बोले, तुम बहुत पुरमजाक आदमी हो, लेकिन यहाँ आकर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। सुनो सुनो, मैं तुम्हारी एंट्री नहीं करूँगा, सुनो। इस बार मिस्टर डैमल ने अपने एक आदमी को आवाज़ दी और वह करीब आ गया। इस शख्स की एंट्री ना करना, ये अपनी मर्जी से यहाँ दाखिल हुआ है। अब इसके साथ जो कुछ भी पेश आए वो इसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। मिस्टर डैमल, मेरे ख्याल में आप टोरिसो में अपनी इंतजामी सलाहियतों को नाकाम पाती हैं और किसी सयाह के तहफ़्फ़ुज़ का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते। इस तरह तो आप अपनी इस मुलाजमत के लिए बिल्कुल नामौजू करार पाती हैं। इस मसले को भी उठाया जा सकता है। उठाना ज़रूर उठाना। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा मौका मिल जाए मुझे जिसकी बुनियाद पर मैं टोरिसो से निकल जाऊँ, चाहे मुझे मुअत्तल ही क्यों ना कर दिया जाए। ठीक है, जो जी चाहे करना, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन हर किस्म के हंगामों के जिम्मेदार तुम खुद होगे। चलो मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? उसने पहली बार मुझसे मेरा नाम पूछा। आकिल रफ़ीक, मैंने जवाब दिया और मेरे नाम का तलफ़्फ़ुज़ करने में मिस्टर डैमल मुकम्मल तौर से नाकाम हो रहे थे। कई बार उन्होंने मेरा नाम दोहराने की कोशिश की, फिर जब वो मेरा नाम नहीं ले सके तो बौखला कर बोले, इनकी तलाशी लो, इनकी गाड़ी की तलाशी लो, और किसी किस्म का कोई हथियार इनके पास हो तो अपनी तहवील में ले लो और उसके बाद ठीक है, आप जा सकती हैं मिस्टर। उसने मेरा नाम ही नहीं लिया। मासूम सा बेज़रर सा आदमी था। 2 पुलिस वालों ने पहले मेरे लिबास की तलाशी ली, फिर गाड़ी की, और जब मैं अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठकर वहां से आगे बढ़ने लगा तो मिस्टर डैमल अपनी मेज़ के पीछे से निकलकर दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक आए और मुझे जाते हुए देखते रहे। टोरिसो में मेरी आमद दिलचस्पी का बायस थी और यहाँ आने के बाद मैं एक अजीब से एहसास का शिकार हो गया। और कुछ हो ना हो, दिमाग पर जो एक अजीब सी गर्द जम गई थी वो रफ्ता रफ्ता छट रही थी और मुझे यहाँ लुत्फ़ आ रहा था। बिल्कुल कहानियों जैसी आबादी, चलते फिरते लोग, ख़ास लिबास में मलबूस औरतें और लड़कियाँ, बच्चे तक मुस्ताद नजर आते थे। उनके जिस्मों पर मुकम्मल लिबास थे और वह जवानों की मानंद कमर पर दोनों हाथ रखे मुझे घूर रहे थे। गर्ज ये कि इस पुरस्कार बस्ती में आकर मुझे एक अनोखी दिलचस्पी का एहसास हुआ। मैलिना इसके बारे में मुझे बता चुकी थी। तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि फिल्मों में जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं वो इस कदर हकीकी होती हैं, या फिर यहाँ जो कोई भी थे, यानी जोलीसा और दूसरे अफराद, उन्होंने इस माहौल को खुसूसियत बख्शने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की थीं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी बिना पर यहाँ का माहौल इस कदर पुरस्कार बना दिया गया और मुकामी हुक्काम इस माहौल में कोई मदाखलत नहीं करते? ये सब कुछ जानने का तजस्सुस दिल में बेदार हो गया और मैं इस तजस्सुस को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं सुस्त रवि से गाड़ी ऐसी सड़कों पर चलाता रहा जहाँ से वह आसानी गुजर सकती थी। अतराफ में दुकानें थीं जिनमें अशिया भरी हुई थीं। ऐसे ऐसे नवादरात के आम जगहों पर देखने को न मिले। गोया माली तौर पर यहाँ के लोग बिल्कुल मुतमईन थे। फिर मैलिना ने जो कहानी सुनाई थी वो क्या बुनियाद रखती थी? जोलीसा ने कौन सा खेल शुरू कर रखा था? अचानक ही जहन में एक ख्याल आया, हो सकता है कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत यहाँ हो रही हो। दिमाग को एक झटका सा लगा। दिल ने दिमाग से बगावत की, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो मुझे क्या, मैं तो बस यहाँ के माहौल से दिलचस्पी रखता हूँ। टोरिसो बहुत बड़ा शहर नहीं था, वैसे भी इसे महदूद कर दिया गया था। अलबत्ता इसके अतराफ सरसब्ज थे, बागात वगैरह फलों से लदे नजर आते। अपने तौर पर यह आबादी इंतहाई मुतमईन मालूम होती थी और इस तरह मैलिना के अल्फाज की नफ़ी हो जाती थी। लेकिन वो पुरस्कारियत, वो अनोखा माहौल मुसलसल बरकरार था। मैंने एक शख्स को इशारे से अपने करीब बुलाया। दरमियानी उम्र का आदमी था, चुस्त लिबास में मलबूस, सर पर हैट लगाए। वह सर्द निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ दी और अपने करीब आने के लिए कहा। वो मुड़ा और वापस चला गया।
चेहरे पर नफरत के नकूश तो नहीं थे, लेकिन यूं लगता था जैसे वो किसी खास जज्बे के तहत मुझसे इनहराफ कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, तुम्हारी इस आबादी में हलचल मचाकर ना जाऊं तो मेरा नाम भी आकिल रफीक नहीं है। मैं इस पुरस्कार माहौल का सारा तिलिस्म तोड़ दूंगा। हरचंद के दिल में ठानी कि अपनी किसी ऐसी हरकत का इजहार न करूं जिससे फरार हासिल करने की कोशिशें करता रहा हूं, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो तो ठीक है। तुमसे अब मुकम्मल मुलाकात के बगैर वापसी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगी। शाम ढलने लगी, लोग खरीदारियों के लिए निकलने लगे, खरीदारी होने लगी, लेकिन कैफियत वही थी। जिधर से मैं गुजरता वो जगह सुनसान हो जाती और लोग वहां से आगे बढ़ जाते। किसी एक ने भी मुझसे मुखातिब होने की कोशिश नहीं की। मैं खुद मुखातिब होने की कोशिश करके देख चुका था और इसमें मुझे मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। गर्ज ये कि फिर मुकम्मल शाम हो गई। दिन भर की आवारागर्दी के बाद भूख लगने लगी। वैसे मैं अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आया था जिन्हें मैंने इस दौरान इस्तेमाल भी किया। अब भी कुछ ऐसी खुश्क अशिया बाकी थी जिनसे पेट भरा जा सके, लेकिन अब काफ़ी पेट्रोल फूंक चुका था और रुकना ज़रूरी था। चुनाचे एक होटल के सामने वापस आकर जहां से गुजरते हुए उसे देख कर गया था। मैंने कार एक दरख्त के नीचे पार्क कर दी और चाबी के रिंग को उंगली में घुमाता हुआ मोटेल की जाने पड़ गया। 4 सीढ़ियां तय करने के बाद मोटेल के गैलरी वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। खासा वसी हॉल था। ऐन सामने काउंटर बना हुआ था। 2 सिमत से ऊपर जाने के रास्ते थे। यह अंदाजा लगा चुका था कि यहाँ रिहायशी कमरे भी मौजूद थे। एकदम से खामोशी तारी हो गई। हालांकि जब मैंने हॉल में कदम रखा था तो चारों तरफ से बर्तन खनकने, कहके लगने और बातें करने की आवाजें उभर रही थीं। लेकिन मेरे चंद कदम आगे बढ़ते ही वहां मुकम्मल सकूत छा गया। तमाम निगाहें मेरी जानिब उठ गईं। वही अंदाज, वही कैफियत। मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैं इस माहौल में दिलचस्पी लेता हुआ चेहरे पर खौफनाक तासुरात सजाए एक मेज पर जा बैठा जो खाली नजर आ रही थी। जुबानें खामोश थीं, लोग खामोश। ये माहौल मुझे बेहद अजीब महसूस हुआ। काउंटर के अकब में बार बना हुआ था और काउंटर पर बैठा हुआ शख्स चौड़े बदन का बूढ़ा आदमी था, सुर्ख और सफ़ेद रंग का मालिक। वह मुझे चोर निगाहों से देख रहा था। वेटर सर्विस रोककर खड़े हो गए। मैंने मेज़ बजाकर एक वेटर को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। इधर आओ, मेरी आवाज़ उभरी, मगर वेटर बदहवास नजर आने लगा। उसने कदम आगे नहीं बढ़ाए। इधर आओ, मेरी धाड़ उभरी और वेटर नर्वस हो गया। उसने मेरी तरफ आने की बजाय अंदरूनी दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी जहां किचन लिखा हुआ था। मेरे सामने मेज पर फ्रांसीसी साख्त का एक हसीन डेकोरेशन पीस रखा हुआ था। इसके अलावा कुछ खूबसूरत बर्तन भी थे। मैंने एक प्लेट उठाई, उसे सर से बुलंद किया और जमीन पर पटक दिया। जोरदार चन्नाके से प्लेट की किरचियां हो गईं और इसके साथ ही मेजों के पीछे से कुर्सियां खिसकने लगीं। लोग सहमे हुए अंदाज में बाहर निकलने लगे। मैंने दूसरी प्लेट का भी यही हशर किया और फिर डेकोरेशन पीस उठा लिया, मगर उसी वक्त काउंटर के पीछे बैठा हुआ बूढ़ा दोनों हाथ उठाकर चीखता हुआ मेरी तरफ भागा। नहीं लॉर्ड, नहीं, प्लीज़ नहीं, ये बहुत कीमती है, प्लीज़ नहीं। मेरा हाथ उठा रह गया। ये क्या हो रहा है? मैंने धाड़ कर कहा। बताता हूँ, प्लीज़ ये मुझे दे दीजिए। उसने लजाजत से कहा, ये होटल है। बिल्कुल है, आप इसे तो रख दीजिए, उसने बदस्तूर आजिज़ाना लहजे में कहा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि डेकोरेशन पीस मेरे हाथ से ले ले। मैंने उसे मेज़ पर एक तरफ लुढ़का दिया। वो उसी अंदाज में बोला, अब हुक्म दीजिए। होटल का मालिक कौन है? मिस्टर जीको, 100% जीको। कहाँ है वो? उसे बुलाओ। इस वक्त मुमकिन नहीं है। क्यों? मिस्टर जीको सान बोरिनो गए हुए हैं। मैनेजर कौन है? आपका खादिम, यानी तुम? जी हजूरे वाला। क्या हो रहा है इस भटियार खाने में? मैंने वेटर को बुलाया था, वो मेरे पास आने के बजाय अंदर भाग गया। उसे दोनों सिमत से जिंदगी का खतरा था। क्या बकवास है? बकवास नहीं, मजबूरी है। आपके पास लाइसेंस नहीं है लॉर्ड। कैसा लाइसेंस? होटल में खाना खाने का। होटल में खाना खाने का? क्या ये पनामा का कानून है? नहीं लॉर्ड, टोरिसो का कानून है। टोरिसो पनामा के कवानीन से अलग है। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लाइसेंस के बगैर आपको कोई दुकानदार माचिस भी नहीं देगा। और ये लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंस? वो हिचकिचा कर बोला। लाइसेंस कौन देता है? मैं धाड़ा। वो खुद ब खुद मिलता है मास्टर, आप यकीन करें, उसने खौफजदा लहजे में कहा और मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा एक कदम पीछे हट गया। उसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा और मैं मेज़ के अकब से निकलकर उसके करीब पहुंच गया। मेरी सुनिए मास्टर, हकीकत यह है कि लाइसेंस खुद ब खुद मिल जाता है। वो दरअसल सूरत हाल यह है कि जब टोरिसो में कोई अजनबी दाखिल होता है तो टोरिसो के रहने वाले उसके बारे में यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो मैडम का पसंदीदा शख्स है या नहीं।
आप मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हकीकत यह होती है कि अगर कोई ऐसी शख्सियत टूरिस्टों में दाखिल हो जाती है जिसे मैडम पसंद करती है तो उसके बारे में सबको क्लियरेंस मिल जाता है और सब समझ लेते हैं कि वो मैडम की पसंदीदा शख्सियत है, और ये समझ लीजिए कि यही लाइसेंस है। तुम अब तक सिर्फ बकवास करते रहे हो बूढ़े आदमी। मुझे ये बताओ, लाइसेंस कैसे मिलता है? कौन कहता है कि इस शख्स को टूरिस्टों में कबूल किया जाए या नहीं? मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बूढ़े की आंखें खौफ से बंद होने लगीं। वो एक बुज़दिल आदमी मालूम होता था, लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर आहटें सुनाई दी और कुछ लोग अंदर घुस आए। मैंने उनकी वर्दियां देख ली थीं। सबसे आगे आने वाला शख्स मिस्टर डैमल था, जिसने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ था, और उसके पीछे 8-10 पुलिस कांस्टेबल थे जो खुद भी हथियारों से मुसल्लह थे। मिस्टर डैमल ने पिस्तौल का रुख मेरी जानिब करके चीखते हुए कहा, खबरदार, टूरिस्टों में किसी शख्स को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती और मैं तुम्हारी दहशतगर्दी का चशमदीद गवाह हूं। फौरन छोड़ दो इस शख्स को, वरना मैं गोली चला दूंगा। डैमल ने पिस्तौल को जुम्बिश देते हुए कहा। मैंने तीखी निगाहों से मिस्टर डैमल को देखा और एक झटके से बूढ़े को गिरेबान पकड़े पकड़े धक्का देकर सीधा हो गया। बूढ़ा शख्स जानबूझकर सामने की मेज पर गिरा था, जैसे अपनी मजलूमियत और मेरे इजहार कुव्वत का इजहार करना चाहता हो। मिस्टर डैमल ने अपने आदमियों को इशारा किया, गिरफ्तार कर लो इस शख्स को, फौरन गिरफ्तार कर लो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और इसके बाद अपनी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अब सूरत हाल मजबूरी की हद में दाखिल हो गई है। वो लोग मेरे गिर्द आकर खड़े हो गए और फिर उनमें से एक ने मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दी। तुम्हें होटल में दाखिल होकर दहशतगर्दी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर। चलो ठीक है, मैंने कहा और डैमल ने मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें मुझे सवार करा दिया गया और एक बार फिर मुझे पुलिस स्टेशन तक का सफर करना पड़ा। मिस्टर डैमल और उनके साथी मुस्ताद थे। मैं खामोशी से आने वाले वक्त के लिए मंसूबे बनाने लगा। गोया आगाज हो चुका है और अब इसके बाद मेरा अमल में आना अजहद ज़रूरी है। गर्ज ये कि हम उसी पुलिस स्टेशन पहुंच गए जिसमें मैं थोड़ा सा वक्त गुजार चुका था और मिस्टर डैमल से गुफ्तगू कर चुका था। मिस्टर डैमल मुझे लिए हुए अपने कमरे में पहुंच गए और फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार आया। मिस्टर डैमल कहने लगे, इस शख्स के तमाम कवायफ लिखो और अगर ये अपने बारे में तफसील बताना पसंद ना करे तो फिर इस पर तशद्दुद करना लाजमी हो जाएगा। मैंने मुस्कुराती निगाहों से मिस्टर डैमल को देखा। रजिस्ट्रार तैयार होकर बैठ गया। दूसरे लोग बाहर मुस्ताद थे। मैंने इत्मीनान से बैठकर मेज़ पर पांव फैला दिए और अब मेरी निगाहें मिस्टर डैमल का जायजा ले रही थीं। मिस्टर डैमल ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा तो मैंने फ़ौरन ही उसकी आंखों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मिस्टर डैमल ने एक लम्हे के लिए कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसी अंदाज में नीचे बैठ गया। अब वो पूरी तरह मेरे ट्रांस में था। मेरी हथकड़ियाँ तो खुलवा दीजिए मिस्टर डैमल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मिस्टर डैमल साकित और जामिद बैठा रहा। मैंने दोबारा उससे कहा, इस शख्स को हदायत कीजिए जिसे यह काम करना है। डैमल ने रजिस्ट्रार से कहा, हथकड़ी खुलवा दूं? रजिस्ट्रार ने हैरान निगाहों से मिस्टर डैमल को देखा और फिर अपनी जगह से उठ गया। बाहर जाकर उसने शायद किसी पुलिसमैन को हदायत की थी। पुलिसमैन चाबी लेकर आ गया और मेरे हाथों की हथकड़ी खुल गई। मैंने अपनी कलाइयाँ मसलते हुए कहा, और हकीकत यह है मिस्टर डैमल कि मैं इस वक्त बहुत भूखा हूँ, चुनाचे बेहतरीन किस्म के खाने का बंदोबस्त कीजिए आप। क्या आपका ये दफ्तर इस काम के लिए मौजूद रहेगा? मेरा ख्याल है कोई और जगह मुंतखब करें आप। मैं अभी इंतजामात करता हूँ मिस्टर, बराहे करम इंतज़ार कीजिए। रजिस्ट्रार मिस्टर डैमल के पीछे पीछे निकल गया और मैं कुर्सी की पुश्त से सर टिका कर बैठ गया। उस वक्त एक और एहसास हो रहा था। बेशक अपने आप से फरार वैसे भी एक मुनासिब बात नहीं है, लेकिन एक ठोस हकीकत है कि ताकत इस कायनात पर हुक्मरां है। शराफत और अच्छे रास्ते से सफ़र करने की कोशिश की जाए तो उसके नताइज जो निकल सकते हैं वो निगाहों के सामने थे। मैंने अपनी इस ताकत से गुरेज करने की कोशिश की थी और नतीजे में कुछ भी नहीं कर पाया। कितनी दर्दनाक बात है। इस दुनिया में रहने वालों के लिए जिस शख्स के पास ताकत नहीं है उसके पास ज़िंदगी गुजारने का सही जरिया नहीं है। इस दुनिया में लाखों अफराद इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और इससे ज़्यादा गमनाक पहलू और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के बारे में। मैं सोच रहा था कि अपनी इस ताकत से गुरेज करूं, अपने तौर पर एक आम इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारूं, मगर क्या मिला? इस सोच के नतीजे में जो कुछ भी था निगाहों के सामने था। मिस्टर डैमल बड़ी शराफत से उठ गए और इससे पहले उनका तर्ज गुफ्तगू ही मुख्तलिफ था। ठीक है, अगर ये ताकत मुझे हासिल है तो फिर इससे गुरेज करना भी मुनासिब नहीं है। कुछ देर के बाद मिस्टर डैमल दस्त बस्ता मेरे पास पहुंचे और कहने लगे, खाना तैयार है जनाब, बराहे करम उस कमरे में तशरीफ़ ले चलिए।
मैंने नफरत से गर्दन झटकी। कोई शराफत काम नहीं आई सिवाय दीवानगी के, और ताकत दीवानगी ही का सफर होती है। खाने के कमरे में पहुंचा। बिलाशुबा मिस्टर डैमल ने इतने मुख्तसर वक्त में बेहतरीन खाने का बंदोबस्त किया था। ये अंदाज़ा तो टोरिसो के बारे में लगा चुका था कि यहाँ के रहने वाले बदहाल नहीं हैं और अपने तौर पर बेहतर ज़िंदगी गुजारती हैं, लेकिन सिर्फ वो जो जोलीसा की मुमलिकत में रहती हैं। हालांकि हुकूमत पनामा से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना यहाँ के कवानीन की खिलाफ वर्जी से मेरा कोई नुकसान होता था। लेकिन बाहर तौर एक आवाज़ सुनी थी मैंने, एक ऐसी लड़की की आवाज़ जिसमें मजलूमियत थी। वो ज़िंदगी को इतनी दूर से देखने लगी थी कि ज़िंदगी का तस्वुर ही निगाहों में ख़त्म हो जाए, और उस आवाज़ के नतीजे में मैं टोरिसो में तब्दीलियाँ लाना चाहता था। वैसे भी ज़िंदगी का कोई और मशगला तो था नहीं, कम अज़ कम इस बस्ती ने मुझे अपनी दिलचस्पी में जकड़ लिया था। चुनाचे बेजारी को अपने ऊपर मुसल्लत करने के बजाय पूरी तरह होशो हवास में रहकर काम किया जाए। खाने के दौरान मैं यही सोचता रहा। मिस्टर डैमल किसी वेटर ही की मानंद खड़े मेरे फारिग हो जाने का इंतजार कर रहे थे। मुझे हंसी आ गई, लेकिन मेरी इस हंसी पर भी मिस्टर डैमल ने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी, बल्कि हुक्म के मुताबिक खड़े रहे। अलबत्ता बाहर से झांकने वाले पुलिस कांस्टेबलों को भी बखूबी महसूस कर रहा था, जो पुरतजस्सुस अंदाज से ये जानने में कोशां थे कि आखिर ऐसा कौन सा अमल कर डाला मैंने, या अचानक ही मेरी शख्सियत ऐसी कौन सी कैफियत की हामिल हो गई कि मिस्टर डैमल की ये कैफियत हो गई, ये कि वो मेरी खिदमत गुजारी पर तैयार हो गए। मेरी हथकड़ियाँ तो खुलवा दी गई, जबकि यकीनी तौर पर जोलीसा की तरफ से इसके अहकामात नहीं मिले। खाने से फरागत हासिल करने के बाद मैंने ब्राज़ील की बहुत उम्दा किस्म की कॉफ़ी पी और इसके बाद मिस्टर डैमल से कहा, अब मैं किसी एक तन्हा जगह आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मिस्टर डैमल, जहाँ मेरे और आपके दरमियान मदाखलत करने वाला कोई ना हो। ये जगह मौजूद तरीन है चीफ। मिस्टर डैमल ने उसी मशीनी अंदाज में कहा, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। मैंने कहा और मिस्टर डैमल ने खुद ही आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आपसे कुछ अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। मिस्टर डैमल, आपको अंदाज़ा है कि यहाँ आपको हुकूमत पनामा की तरफ से इंतजामात के लिए भेजा गया है और ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि यहाँ कानून का निफाज करें। जी, और जो कुछ आप कहेंगे वो सच कहेंगे। मैं आपकी ज़ुबान से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। जी, मिस्टर डैमल ने उसी तरह मशीनी अंदाज में कहा। वो कौन से अवामल हैं जिनकी बिना पर आप अपने फ़र्ज से गद्दारी करने पर तुल गई हैं? ऊपर का दबाव। मैडम जोलीसा और मिस्टर हॉन्डलाक के ताल्लुकात वसी तर हैं। पनामा के आला हुक्काम उनकी इज्जत करती हैं। गो कई बार उनके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्टें दी जा चुकी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और वो अपनी मनमानी करती रहती हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने ये कोशिश की थी कि मिस्टर हॉन्डलाक और मैडम जोलीसा के खिलाफ रिपोर्टें तैयार करूँ। मैंने रिपोर्टें तैयार तो की, लेकिन जब ये रिपोर्टें आला हुक्काम के पास पहुँची तो मुझे खुफिया तौर पर सर्जिश की गई और कहा गया कि इसके बाद मैं सिर्फ वही करूँ जो मैडम जोलीसा चाहती हैं। आप उन लोगों के नाम बता सकेंगे जिनकी जानिब से ये हदायत आपको मिली थी? हाँ, महकमा पुलिस का आला अफसर यानी चीफ, और हमारे लिए उसी के अहकामात काफ़ी होती हैं। क्या आपके ख्याल में ये सब हुक्काम भी मैडम जोलीसा की मुट्ठी में हैं? शायद ऐसी बात हो, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा इन हालात से कोई वास्ता नहीं पड़ा। फिर अब मिस्टर डैमल, मुझे ऐसे लोगों की एक फहरिस्त तैयार कर दीजिए जो दर पर्दा मैडम जोलीसा के और मिस्टर हॉन्डलाक के खिलाफ हों और ये चाहते हों कि टोरिसो की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए। क्या आपके पास ऐसे लोगों की फहरिस्त मौजूद है? गिने चुने लोग हैं जनाब, और उनके बारे में तफसीलात बताना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं ज़ुबानी तौर पर आपको बता सकता हूँ कि ऐसे कितने अफराद हैं। वैसे तो यहाँ के रहने वाले किसी भी तरह ये बात पसंद नहीं करते कि वो गैर इंसानी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो मासूम लोग हैं और उनकी आवाज़ मुख्तसर है। जबकि चंद नाम ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला मैडम जोलीसा से बगावत का इजहार करते रहती हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते, बल्कि अपनी कोशिशों में नाकाम रह चुकी हैं। क्या टोरिसो में ऐसे लोगों का वजूद है? क्यों नहीं? कौन है वो? मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 3 है। नंबर 1 मिस्टर मैसन आर्किल, नंबर 2 मिस्टर रॉनिक रवीन और नंबर 3 मिस्टर आर्नल्ड। ये तीनों आज तक उन दोनों की मुखालफत करती हैं। कभी कामयाब हुए? नहीं। जोलीसा ने उनके खिलाफ कोई अमल किया? नहीं। शायद दुश्मनी का मज़ा लूटने के लिए वो ख़तरनाक औरत अपने दुश्मनों को भी जिंदा रखना चाहती है और बेशतर मौके पर उसने उन्हें नाकाम किया है। मिस्टर डैमल की तमाम तर मालूमात का हासिल ये था कि ये 3 अफराद यानी मिस्टर मैसन आर्किल, मिस्टर रॉनिक रवीन और मिस्टर आर्नल्ड जोलीसा और हॉन्डलाक के खिलाफ थे। चुनांचे मैंने फैसला कर लिया कि इन तीनों अफराद से मुलाकात की जाए और इन्हें टोरिसो में एक इनकलाब के लिए आमादा किया जाए। खूब रात हो चुकी थी और अब आराम करने को दिल चाह रहा था। पुलिस स्टेशन से उम्दा जगह और कौन सी हो सकती थी।
चुनाचे इसकी फरमाइश भी अपने मेज़बान मिस्टर डैमल के अलावा और किससे की जा सकती थी। मैंने कहा, अब मेरे आराम का बंदोबस्त करें मिस्टर डैमल, और वहाँ मेरी गाड़ी होटल के पास दरख्त के सामने मौजूद है। ये चाबी रही, उसे मंगवा कर यहाँ खड़ा कर दें। मिस्टर डैमल की ख्वाबगाह पुरसुकून थी। उन्होंने वही मेरे सुपुर्द कर दी, खुसूसन इसलिए कि उनके बीवी बच्चे यहाँ टोरिसो में नहीं रहते थे। रात को देर तक मैं बिस्तर पर लेटा गौर करता रहा और कुछ नए ख्यालात मेरे जहन में आए। मिस्टर डैमल को मैंने अपने ट्रांस से आज़ाद नहीं किया और वो मुसलसल मेरी गुलामी में थे। चुनाचे दूसरी सुबह के नाश्ते का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मैंने नाश्ता किया। आपने नाश्ता किया मिस्टर डैमल? मैंने पूछा। नहीं। तो आइए मेरे साथ नाश्ता कीजिए। मिस्टर डैमल के किसी इनकार का अब कोई तसव्वुर नहीं था। नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते के दौरान मैंने पूछा, मेरे सिलसिले में किसी ने आपसे कोई राब्ता किया? अभी तक नहीं। जोलिसा की तरफ से आपका किससे राब्ता है? मुख्तलिफ लोगों से। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। ना फ़ोन पर किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यकीनी तौर पर ऐसा होगा ज़रूर। मैंने मिस्टर डैमल को देखते हुए कहा, लाजमी अमर है। और अगर मिस्टर डैमल आप जोलिसा के हुक्म से इनहराफ करें तो आपके ख्याल में इसके नताइज क्या होंगे? मैडम जोलिसा ने मुझसे साफ साफ कह दिया है, चूँकि मैं टोरिसो के मामलात का राजदार हूँ इसलिए मेरा तबादला तो कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये मामलात मैडम जोलिसा टोरिसो से बाहर नहीं जाने देना चाहती। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि इस दुनिया से मेरा तबादला करा दिया जाए अदम आबाद की जानिब, यानी कत्ल करा दिया जाए आपको। लाजमी बात है। ठीक है मिस्टर डैमल, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका तबादला अदम आबाद की जानिब हो, इसलिए आप यूं करें कि वही अमल करें जो आपको करना चाहिए, यानी ये कि मुझे लॉकअप में बंद कर दें और जो कोई भी आपसे मेरे बारे में पूछने आए उसे कह दें कि मैं भूखा प्यासा लॉकअप में मौजूद हूँ। ओके चीफ। आपके आदमी तो ये इंकिशाफ नहीं कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काबिल एतमाद लोग हैं। अगर मैं उन्हें हदायत कर दूँ तो फिर फ़ौरन ये अमल कर डालिए। नाश्ता कर चुका हूँ, दोपहर का खाना अगर आप मुझे लॉकअप ही में दे दें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मिस्टर डैमल ने मेरी इस हदायत पर भी अमल किया। लॉकअप भी बुरी जगह नहीं थी और इसका तस्वुर आम पुलिस स्टेशनों की लॉकअप की मानंद नहीं था। शायद ही यहाँ कोई आता हो, क्योंकि टोरिसो में अगर जुराइम भी होते थे तो मैडम जोलिसा की हदायत पर। वैसे ये नाम अब मेरे लिए खासी दिलकशी इख्तियार करता जा रहा था और मैंने अपना काम जिस अंदाज में शुरू किया था वो बड़ा इत्मीनान बख्श था। इस तरह मैं यहाँ कैदी रहकर बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकता था, बशर्ते कि मैडम जोलिसा की तरफ से कोई फौरी कार्रवाई शुरू न हो जाए। ये कार्रवाई शुरू हुई। दिन के 11 बजे थे जब एक शख्स मिस्टर डैमल के साथ लॉकअप के दरवाजे पर पहुंच गया और उसने उंगली के इशारे से बड़ी हकारत से मुझे अपनी तरफ बुलाया, जबकि मैं लॉकअप के फर्श पर दीवार से टिका हुआ बैठा था। आने वाले आदमी का चेहरा मगरूर नजर आता था। मैंने उससे ज़्यादा हकारत आमेज अंदाज से उसे देखा और खामोशी से उसे देखता रहा। वो 2 कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा, ए, सुना नहीं तुमने? आगे आओ। ये कौन बदतमीज़ है मिस्टर डैमल? मैंने सवाल किया। मिस्टर डीन है, मैडम जोलिसा के नुमाइंदे। मिस्टर डैमल ने जवाब दिया। मिस्टर डीन पागल हैं या खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुरवकार समझते हैं। इससे कहो कि यहाँ से चला जाए, वरना किसी भी जूते से इसकी इतनी पिटाई करूँगा कि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। आने वाले के चेहरे पर हैरत के नकूश उभरे। चंद लम्हात वह मुझे घूरता रहा, फिर हंस पड़ा। यह शायद भूख और प्यास से दीवाना हो गया है मिस्टर डैमल। आप अपने कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। अगर इस तरह ये लॉकअप में रहा तो भूखा मर जाएगा। आप ऐसा करें, इसे सुबह का नाश्ता दे दें। बहुत बेहतर जनाब। और तुम यूं समझ लो कि तुमने अपनी तकदीर पर स्याह मोहर लगा ली है। हालांकि मैडम जोलिसा तुम्हारे बारे में हमदर्दाना अंदाज में सोच रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे कवायफ मालूम करके उन्हें इतला दूं और ये पता लगाऊं कि टोरिसो में तुम्हारी आमद का मकसद क्या है। वैसे तो मिस्टर डैमल मुझे बता चुके हैं कि तुम एक सरफिरे सयाह हो और आमतौर पर उन लोगों की मानंद एक होटल में तुम होटल के मैनेजर से भिड़ गए थे जो टोरिसो में आती हैं, ये सोचकर कि वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, लेकिन बाद में उन्हें भंगी बना दिया जाता है और फिर वो उस वक्त तक यहाँ से नहीं निकल पाते जब तक कि उन्हें दूसरी हदायत न मिल जाए। बहरहाल तुम जो बदतमीजी कर चुके हो उसका खुमियाजा तुम्हें कई दिन तक भुगतना पड़ेगा। मिस्टर डैमल, सिर्फ नाश्ता, उसके बाद अगर दूसरी हदायत आपको दी जाए तो आप उस पर अमल करें, वरना नहीं। ओके चीफ, मिस्टर डैमल ने कहा और डीन तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब सूरत हाल रफ्ता रफ्ता मेरी समझ में आती जा रही थी। किसी हद तक मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जोलिसा का मकसद क्या है। वैसे यह भी अंदाज़ा हो गया था मुझे कि चूंकि मैंने मिस्टर डीन की बेइज्जती कर दी है और उनके हुक्म को नहीं माना, इसलिए वह बराह रास्त दुश्मनी की बुनियाद पर मुझे सख्त सज़ा देना पसंद करेंगे और हो सकता है जोलिसा को भी हकीकत से लाइलम रखें। लेकिन बहरहाल इन सारी बातों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था।
दोपहर को मिस्टर डैमल ने बेहतरीन किस्म का खाना बड़े एहतराम के साथ मुझे पेश किया। भला अब उनकी क्या जरूरत हो सकती थी कि वो मुझसे मुनहरिफ होते। शाम को 5 बजे एक और शख्स मुझसे मिलने आया। ये किसी कदर बेहतर आदमी था। मेरे करीब पहुंचकर उसने कहा, सुनो दोस्त, टोरिसो में आने वाले सबसे पहले मैडम जोलिसा से मुलाकात करती हैं। तुम चूंकि यहाँ आ गई हो और मैडम जोलिसा इस वक्त मसरूफ़ हैं, चुनाचे खामोशी के साथ इस लॉकअप की सियाहत करो। नई हदायत के मुताबिक तुम्हें खाना वगैरह दे दिया जाएगा। तुमने शायद मिस्टर डीन को भी नाराज़ कर दिया है। बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है। मैं तुम्हें ये इतला देने आया हूँ कि अभी शायद 2-3 दिन तक मैडम जोलिसा तुमसे मुलाकात न कर सकें। यहाँ आने वाले अपनी आमद के मुतालिक अगर मैडम जोलिसा को मुतमईन कर देती हैं तो उन्हें यहाँ आसानियाँ मिल जाती हैं, वरना नहीं। ये इतला देकर वो शख्स चला गया। मैं मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। दिल ही दिल में मैंने ये सोचा कि मैडम जोलिसा को इन दिनों मसरूफ़ ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरा उनसे फासला मुनासिब है। उस रात मैंने मिस्टर डैमल से कहा, और अब आपको ये अंदाज़ा होगा मिस्टर डैमल कि मेरे सिलसिले में आपसे बाज पुरस करने और कोई नहीं आएगा। चुनाचे क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप मतलूबा अफराद को मुझसे मुलाकात के लिए आमादा कर लें? मिस्टर डैमल ने गर्दन हिलाते हुए कहा, आप जो हुक्म देंगे लॉर्ड, मुझे उसकी तामील करना होगी। तो फिर यूं कीजिए कि खुफिया तरीके से उन तीनों को इतला भिजवाइए कि एक शख्स उनसे मिलना चाहता है। बेहतर है कोई ऐसी जगह हो जहां की गुफ्तगू खुफिया रहे और जहां वो उस शख्स से मुलाकात करने में कोई झिझक न महसूस करें। आपका ये पैगाम मैं किसी और के जरिए नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आप हुक्म दें तो मैं खुद उन तीनों अफराद से मुलाकात करूं। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीनी तौर पर आपसे ये सवाल किया जाएगा कि वो शख्स कौन है जो उनसे मुलाकात करना चाहता है और उसका मकसद क्या है। तो आप उनसे यही कहिए कि बेहतर तरीका ये होगा कि मुलाकात कर ली जाए। और मेरे ख्याल में मिस्टर डैमल, इस मुलाकात के लिए पुलिस स्टेशन से ज़्यादा बेहतर और कोई जगह नहीं है। मेरा मतलब है वही कमरा जहां आपने मेरी पहली ज़ियाफ़त की थी। डैमल भला मेरे हुक्म से क्या इनहराफ कर सकता था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि जिन लोगों के नाम उसने लिए हैं वो मेरे लिए किस कदर कारआमद हो सकते हैं। मैं उनकी तलाश में अगर टोरिसो के गली कूचों का सफ़र करूं तो मुनासिब नहीं था, बल्कि इससे बेहतर तरीका ये था कि मैं टोरिसो में कैदी की हैसियत से रहूं और मेरा काम जारी रहे। वो लोग भी गालिबन इस कदर मुतजस्सिस थे कि उसी रात तकरीबन 12:30 बजे तीनों के तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उनके मकासद मेरे मकासद से अलग नहीं हैं और वो लोग खुद भी कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं जो टोरिसो में एक मुनासिब इनकलाब का जरिया बन सके। लाजमी अमर था कि उन्होंने वही सब कुछ ना सोचा होगा जो मैंने सोच लिया, लेकिन उनकी आमद इसी का इजहार करती थी। मिस्टर रोनिक शक्ल सूरत से रेड इंडियन नजर आते थे और किसी कदर सरकश फितरत के मालिक थे, जबकि मिस्टर आर्नल्ड फहम फरासत के मालिक और मिस्टर मेसन एक बिजनेसमैन थे। तीनों ने मुझे गहरी निगाहों से देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। मिस्टर डैमल भी बाहर चले गए। वो लोग बैठ गए तो मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश पर आप इस तरह आ गए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसका बेहतरीन इजहार यह है कि आप मुझसे अपना तारुफ करा दें। मेरे बारे में आप क्या जानती हैं? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि आप इसी तरह यहाँ दाखिल हुए जिस तरह कोई नावाकिफ सियाह निकल आता है, और अगर जोलिसा को मुतमईन कर दे तो ठीक है, वरना फिर कभी वापस नहीं जाता, हलाक कर दिया जाता है। कौन जाने, मिस्टर मेसन बोले। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर जोलिसा को यह बर्तरी क्यों हासिल है और हुकूमत टोरिसो में उसकी हुक्मरानी क्यों कबूल करती है? बात बहुत दूर तक चली जाती है, इसलिए हमारी जुबान बंद ही रहने दें मिस्टर। इस तरह कोई अमल तो नहीं निकलता। हाँ, सिवाय इसके कि हम ये महकूमी बर्दाश्त करते रहें और किसी बदली हुई हुकूमत को टोरिसो की रिहाई का ख्याल आ जाए। रिहाई? मैंने मिस्टर आर्नल्ड को देखा। पूरा टोरिसो एक कैद खाना है, मुकम्मल कैद खाना। आपने कभी अखबारात के नुमाइंदों को यहाँ के हालात नहीं बताए? आखिर ये एक मुल्क के वकार का मामला है। हर शख्स जीना चाहता है। कभी ये कोशिश की आपने? हाँ, 2 अखबार बंद हो चुकी हैं। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद मैंने कहा, क्या आप जोलिसा के ये तिलिस्म तोड़ना चाहते हैं दिल और जान से? और इसके लिए हम हर कुर्बानी दे सकती हैं, बशर्ते कि कोई राह नजर आए। मिस्टर रोनिक ने कहा, आपने हमसे इतने सवालात किए और हमने आपसे कोई सवाल किए बगैर उसके जवाबात दिए। क्या हम इसका हक नहीं रखते कि अब आपसे आपके बारे में कोई सवाल कर लें? ज़रूर। हमें तो आपका नाम भी नहीं मालूम। आकिल रफ़ीक। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? इस वक्त टोरिसो से, और इससे कबल? ये जानना आपके लिए बेकार होगा। खूब, ठीक है, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं। नहीं, फिर आप यहाँ के मामलात में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्या सिर्फ इसी बुनियाद पर कि यहाँ आपके साथ ज़्यादती हुई है? यही वजह है। एक छोटी सी वजह और भी है। वो क्या?
एक मजलूम लड़की जिसे टोरिसो बदर कर दिया गया और जो जिंदगी में ही अपनी बहन को मुर्दा समझने लगी है, मायूस और बददिल, जिंदगी का बोझ घसीटती हुई। मैंने उसे वादा किया है कि मैं टोरिसो का निज़ाम बदल दूंगा। गोया आप इरादतन टोरिसो आए हैं, यहाँ के बारे में मुकम्मल मालूमात के बावजूद। हाँ, यही बात है। क्या आप ऐसे वसाइल रखते हैं? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा और मेरे इन अल्फाज का तासुर उनके चेहरे से झलकने लगा। वो तीनों रफ्ता रफ्ता पुरजोश हो गए। फिर रौनीक ने कहा, हकीकत यह है कि हम इस निज़ाम से इस कदर बदल हो गए हैं कि हर उम्मीद का दामन पकड़ना चाहती हैं, हर खतरा मोल लेना चाहती हैं, हम आग में कूद पड़ना चाहती हैं। और ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये सिर्फ मेरी अपनी राय है कि शायद कुछ काम बन सकता है। ये पहला मौका है कि एक शख्स जो दूसरों की मानंद ही सही जोलिसा का गुलाम था, लेकिन पहली बार उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारी मुराद मिस्टर डैमल से है, वो आपके कारकुन की हैसियत से काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें तुमसे इत्तफाक है, मिस्टर रौनीक, मैसन ने कहा। दूसरा नाम हॉन्डलाक का है। आप उस शख्स को अहमियत नहीं दे रहे। वो जोलिसा की ब्रांच लाइन है, उसका दस्ते रास्त, और दोनों को बआसानी एक दूसरे से मुंसलिक किया जा सकता है, मगर उसके बारे में कुछ कहना फजूल है। आप लोग मुझ पर एतमाद कर रहे हैं? मैंने सवाल किया। आप यकीन रखें मिस्टर आकिल रफ़ीक, इस तस्वुर पर कि कुछ होना चाहिए और आप उसकी इब्तिदा कर रही हैं। ये एक सच है जिसे मैं तस्लीम करता हूँ। आप लोग मुझे बहुत बाहिम्मत मालूम होती हैं और मुझे यकीन है कि आपके हमनवा भी बहुत से लोग होंगे। सच पूछो तो टोरिसो में रहने वाले तमाम अफराद, मगर कोई बुनियाद तो नजर आए, वो सब कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। तो फिर आइए हम लोग दोस्त बन जाएं और इसी वक्त इस तहरीक की बुनियाद रखें। वो तीनों मेरी तवक्को से ज़्यादा कारामद निकले और हमने पुरजोश हाथ मिलाए। इस तरह वाकई काम का मज़ा आता है। और फिर ये रात हमारी मनसूबाबंदी के लिए भी काफ़ी थी और माहौल इत्मीनान बख्श। मिस्टर डैमल ने कॉफ़ी के बर्तन हमारे सामने सजाकर माहौल का लुत्फ़ दोबाला कर दिया। मिस्टर डैमल कॉफ़ी के बर्तन रखकर बाहर निकल गए। वो तीनों हैरान और मुतासिर नजर आ रहे थे। मिस्टर मेसन बोले बगैर न रह सके। उन्होंने कहा, एक अमर के बारे में ना कहकर कि मैं खुद पर जुल्म नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त दी जाए। मिस्टर मेसन, मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मैं इस दौरान मुसलसल इस एहसास का शिकार रहा हूँ कि हमारे सामने जो शख्सियत है वो किसी खास अहमियत की हामिल है। उसके नुमाया शवाहिद सामने हैं। मुझे एक पुरस्रार दावत मिली और मिस्टर डैमल ने कहा कि टोरिसो का अजनबी जो इस वक्त लॉकअप का कैदी है मुझसे खुफिया मुलाकात चाहता है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि वो अपनी कैद से रिहाई के सिलसिले में मुझसे कोई मदद मांगना चाहता है। मैं जानता हूं कि मैं अगर खुद कैदी बन जाऊं तो अपनी मदद नहीं कर सकता। चुनाचे मैंने मिस्टर डैमल को टालना चाहा मगर ना टाल सका। बिल आखिर यहाँ आ गया। यहाँ मुझे इन दो मुअज़्ज़ज़ अफराद का सामना करना पड़ा और मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर बिल आखिर हम यहाँ तक पहुँच गए। इसमें उस शख्सियत की कोई कुव्वत कार फरमा है जिसने बात यहाँ तक पहुँचा दी। क्या आप लोगों को इसका एहसास नहीं है? आपने हमारे एहसास को जुबान दे दी है मिस्टर मेसन। और मिस्टर डैमल का रवैया क्या किसी शक्ल में ऐसा मुमकिन था? आर्नल्ड ने कहा, जबकि मिस्टर आकिल का कहना है कि वो सरकारी अफसर नहीं है। मिस्टर रौनीक भी इजहार ख्याल से बाज न रह सके। मगर मैं जानता हूं कि अगर मिस्टर आकिल सरकारी अफसर होते तो किसी तौर मैडम जोलिसा के खिलाफ बात न करते। मैं कॉफ़ी सर्व करता हूं, मिस्टर मैसन ने कहा। इन ख्यालात में उलझने के बजाय बेहतर होगा कि हम कोई मौसर लाहे अमल तैयार करें, मैंने कहा। आप हमें लीड करें मिस्टर आकिल। मिस्टर मेसन ने कॉफ़ी के कप सबके सामने रखते हुए कहा और फिर अपना कप लेकर बैठ गई। मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ के बारे में सोच रहा हूँ और मेरे जहन में एक तजवीज़ भी है। हमें खुलकर जोलिसा के खिलाफ अमल करना होगा, जबकि उसे इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं होगी। वो अपने खिलाफ होने वाली खुफिया कार्रवाइयों की तवक्को रखती होगी। ये खुला अमल उसकी तवक्को के खिलाफ साबित होगा। खुला अमल? मिस्टर रौनीक घुटी घुटी सांस लेकर बोले, मसलन इस चौक में एक जलसा आम जहाँ मछली का एक मुजस्मा नस्ब है। जलसा आम? मिस्टर रौनीक का लहजा पहले से मुख्तलिफ नहीं था। इसमें हम टोरिसो में जोलिसा के तसल्लुत के खिलाफ इजहार ख्याल करेंगे। हम? मिस्टर रौनीक ने अपना कप नीचे रख दिया। नहीं, टोरिसो के वो आम लोग जो कोई अहमियत नहीं रखते। आप एक भी ऐसा शख्स तलाश नहीं कर सकते मिस्टर आकिल। 10 नौजवान दरकार हैं मुझे, जिन्हें आप लोग मुंतखब करके यहाँ मेरे पास भेज दें। ये लोग तमाम इंतजामात करेंगे। यही लोगों से कहेंगे कि मैडम जोलिसा की नाखुशगवार कार्रवाइयों के खिलाफ अमल के लिए एक जलसा चौक में मुनक्किद किया जा रहा है। उस दिन शाम को 6 बजे वही तमाम इंतजामात करेंगे। और वो 10 नौजवान कौन होंगे? उनका सिर्फ नौजवान होना काफ़ी है और आप लोग उनसे सिर्फ इतना कहेंगे कि लॉकअप में एक शख्स उनसे मिलना चाहता है। ये काम मैं कर लूँगा, मिस्टर आर्नल्ड बोले।
बाकी के बारे में तमाम जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। उन लोगों को तुम्हारे पास कब आना चाहिए? आर्नल्ड ने पूछा। सुबह, ताकि शाम को जलसा हो जाए। कल 10 बजे का वक्त मुनासिब होगा, आर्नल्ड ने कहा। मिस्टर रोनिक बोले, और ये दरख्वास्त करना ज़रूरी है कि इस तहरीक को मौसर पायदारी हासिल होने तक हमारे काम से गैराज में रहें। आप बिल्कुल मुतमईन रहें मिस्टर रोनिक। उन लोगों के जाने के बाद बस मिस्टर डैमल को इंतहाई ज़रूरी हदायत देना थी, इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं था। दूसरे दिन ठीक 12 बजे 10 नौजवान टोरिसो के बाज़ारों में वो पैगाम दोहराते फिर रहे थे। वो कह रहे थे, आज ठीक 4 बजे हमें मछली चौक में जमा होकर टोरिसो के मुस्तकबिल का फैसला करना है। तुम सबको अपने कारोबार बंद करके इस जलसे में शरीक होना है। किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। बात दरमियाना किस्म की थी, इसलिए लोगों ने ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया और शाम को मुकर्ररा वक्त पर मछली चौक पहुंचना शुरू हो गई। मैंने अपने दोस्त डैमल से कहा, और अब मुझे भी इस जलसे में शिरकत की इजाज़त दें मिस्टर डैमल, लेकिन आपको या पुलिस फोर्स को उधर का रुख नहीं करना चाहिए। एहतियात रखें। ठीक है जनाब। शायद टोरिसो का मुस्तकबिल सबके लिए परेशान कुन था, इसलिए मछली चौक में तिल धरने को जगह न थी। टोरिसो के तमाम लोग यहाँ आकर जमा हो गए। जो 10 नौजवान मेरे ट्रांस में थे, उनमें से चंद को बता दिया गया था कि उन्हें क्या तकरीर करनी चाहिए। मैंने एक ऐसा गोशा मुंतखब कर लिया जहाँ से मैं अपना काम कर सकता था। जलसा गाह में तमाम लोग चहमगोइयाँ कर रहे थे। कुछ उन नौजवानों की दिलेरी को सराह रहे थे जिन्होंने ये तहरीक शुरू की। फिर खेल शुरू हो गया। मैंने उस शख्स को देखा जिसका नाम डीन बताया गया था और जो एक खतरनाक आदमी और जोलीसा का दस्ते रास्त बताया जाता था। उसके साथ 10 अफराद थे जो मुसल्ला थे। लोग उसे देखकर खौफजदा हुए और सिमटने लगे। गोया कुछ होने वाला था, मगर यहाँ से मेरा काम शुरू होता था और मैं इसके लिए तैयार था। डीन मजमा के दरमियान पहुंचकर दौड़ा, ये कैसा जलसा है और तुम लोगों ने यहाँ जमा होने की जुर्रत कैसे की? मेरा अमल जारी था और मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। चुनाचे मेरी निगाहें उन 10 मुसल्ला अफराद पर मरकूज हो गईं जो डीन के साथ आए थे। मेरे मुतय्यन करदा नौजवानों में से एक ने मर्दानावार आगे बढ़कर कहा, हम लोग अपने मसाइल पर बात करना चाहते हैं मिस्टर डीन। कौन से मसाइल पर? जो हमें टोरिसो में पेश आती हैं। क्या तुमने पुलिस से इस जलसे की इजाज़त ली है? इसकी ज़रूरत नहीं महसूस की गई। क्या मैडम जोलीसा को इसमें मदऊ किया गया है? नहीं। क्यों? इसलिए कि मसाइल मैडम जोलीसा ही के पैदा किए हुए हैं। क्या तुम्हारी शामत आई है? डीन धाड़ कर बोला। आप बराहे करम जलसे का आगाज होने दें, वक्त हो चुका है, उस नौजवान ने कहा। तुम्हारे साथ इस जलसे के कितने मुंतजिम हैं? हम 10, तमाम नौजवानों ने कहा। खूब। डीन अचानक हंस पड़ा। यह भी एक दिलचस्प बात है कि तुम्हारे लिए मैं भी 10 आदमी लेकर आया हूँ। गोया तुम्हें एक एक आदमी गिरफ्तार करेगा। चलो इन्हें मैडम जोलीसा के हुक्म पर गिरफ्तार कर लो और तुम लोग मुंतशिर हो जाओ। यहाँ कोई जलसा नहीं होगा। जलसा जरूर होगा मिस्टर डीन, आप भी इसमें शिरकत करें, 10 में से एक नौजवान ने कहा। और डीन ने गुस्से से अपने आदमियों की तरफ देखा, फिर गुर्राया, तुमने सुना नहीं? इन्हें गिरफ्तार कर लो। सॉरी मिस्टर डीन, हम जलसे में शिरकत करेंगे, उन्होंने जवाब दिया और डीन की आंखें हैरत से फैल गईं। उनकी जुबान से मैं बोल रहा था, वो मेरी जुबान बोल रहे थे। डीन बेफर कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, सबने बैक वक्त जवाब दिया। इस हुक्मदुली का नतीजा जानते हो? हाँ, लेकिन इस वक्त आप खामोश खड़े रहें, वरना नतीजा आपके खिलाफ भी निकल सकता है। आसपास मौजूद लोग हंस पड़े। डीन गुर्राता हुआ वहां से चला गया। वो 10 नौजवान उसके साथ नहीं गए जो जलसा दरहम बरहम करने आए थे, और इस वाक़े से लोगों के दिल बढ़ गए। जब जलसे का आगाज हुआ, मुकर्ररों ने कहा, अरसा दराज से हम जोलीसा के जुल्म सितम की चक्की में पिसे हुए हैं। पनामा हुकूमत ने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। हमारी कोई दाद रसी नहीं होती और अब मजबूरी है कि जोलीसा का निज़ाम हम खुद बदल दें, उसके अहकामात को ना मानें और अपनी हैसियत बहाल करें। मगर हुकूमत उसके साथ है, कानून उसके साथ है। हम इस कानून को नहीं मानते। हम पर तशद्दुद होगा, हम मुदाफ़ियत करेंगे। क्या हमारे पास कुव्वत है? हाँ, हम निमट लेंगे उससे। फिर जोलीसा के मुजालिम की फहरिस्त पेश की गई। लोगों ने सामने आकर अपनी दुख भरी दास्तानें पेश की और मैंने पहली बार शीमल को देखा। उसने स्टेज पर आकर कहा, मेरा नाम शीमल है, मैं बेयारो मददगार तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बहन मैलिना को नापसंदीदा करार देकर टोरिसो से निकाल दिया गया। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। मुझे उसके साथ जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई और अब मैं यहाँ तन्हा कैदियों की सी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेहनत मजदूरी करके पेट भर लेती हूँ। मुझ जैसे बहुत से मजलूम जोलीसा का शिकार हैं। हम जोलीसा के खिलाफ भरपूर मुजाहमत के लिए तैयार हैं। मजमा पुरजोश हो गया। कई करारदादें पास हुईं और यह जलसा मुंतशिर हो गया।
मैंने शीमल को निगाह में रखा था और खामोशी से उसका ताक़ुब करके उसकी रिहाइशगाह तलाश कर ली। इसके बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन चल पड़ा। मिस्टर डैमल पूरी तरह मुतमईन थे और यहाँ कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। लेकिन रात को 10 बजे अचानक पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई।